दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों का सही सही आंसर चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगाते चलो सही सही आंसर। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। अब आपसे पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, डायोप्टर होता है, वाट होता है या फिर कैंडेला होता है। तो मैं बता दूं लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो एक होता है मीटर इनवर्स और दूसरा होता है डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब आपको बताना है कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितनी होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, दो का ए लगा लो जी, राइट आंसर है। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय क्या, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है भाई, 3 का सही जवाब लगाओ। तो कम होने वाला जो है वो है बैगनी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और सबसे जो अधिक होता है वो होता है लाल रंग का। ओके, चलिए देखिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, मायोपिया के निवारण के लिए प्रयुक्त होता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है लेंस, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर अवतलोत्तल लेंस। तो मैं बता दूं इसके लिए मायोपिया को दूर करने के लिए जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग होता है और हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए वो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब भी कोई भी वस्तु है उस पर चार्ज किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या फिर बढ़ और घट दोनों सकता है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है, संरक्षित होता है, असंरक्षित होता है, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, कंजर्वेटिव होता है, ऑप्शन ए लगा लो, राइट आंसर है। 6 का इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल का नियम किस नियम से दिया जाता है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है किस नियम से दिया जाता है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम के नियम से, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 7 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आप लगाते चलो सही सही आंसर और याद भी करते चलो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ई भी द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग एनर्जी को मापते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा धारा को जो एम्पियर में मापते हैं, विभवांतर वोल्ट में, और आवेश को तो आवेश में ही मापते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर चालक को धनावेशित किया जाए, क्या, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव क्या होगा। तो यह होता है धनात्मक और समरूप, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी में तो दिया गया, लगा लो। 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने है 11 नंबर सवाल, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। क्या, वायु में गोलीय चालक की धारिता जो समानुपाती होती है वो किसके समानुपाती होती है। तो ये गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक राशि संधारित्र के लिए समान रहती है वो कौन सा है। अब लगाओ, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो हो जाता है विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का सी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है 13 नंबर सवाल, निम्न में कौन
कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? क्या निम्न में कौन सा पदार्थ है जो संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो हो जाता है तांबा या फिर एल्यूमिनियम। कौन सा? ऑप्शन नंबर कहाँ है? तांबा तो दिया गया, लगा लो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श लगा है भाई, एमीटर होता तो वो हो जाता बहुत कम, लेकिन 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछता कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, सिर्फ एमीटर रहता तो आप लगा लेते बहुत कम होता। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए भाई, इस 35 ऑब्जेक्टिव को जरूर याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से पूछे गए हैं। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किसको मापने में? विद्युत वाहक बल, धारा, प्रतिरोध या फिर ऑप्शन नंबर डी आवेश। लगाओ 15 का सही जवाब क्या होगा? इसको हम लोग प्रतिरोध को मापने में करते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, भाई उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं करा है तो जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। भाई हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा मेरे लिए जरूर करना। देखो, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, क्या परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखो जी, एक आदर्श वोल्ट मीटर पूछे तो आप अनंत लगाना, क्या अनंत लगाना सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आदर्श एमीटर पूछे तो आप शून्य लगा देना, वो सही हो जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि एक सॉरी आदर्श नहीं रहे, एमीटर है, एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो वो बहुत कम हो जाता है। तीनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? तो 19 का सही जवाब लगा सकते हो वेबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। WB द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं उसको। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। निकेल है, निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निकेल कौन सा? लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक। ओके, चलिए देखिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक है, चुंबकीय प्रेरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? तो 21 का सही जवाब मैं बता दूं टेस्ला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही जवाब है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का जो मापता है वो मापता है मूल औसत वर्ग धारा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी किसके द्वारा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना खोजी गई थी वो खोजी गई थी किसके द्वारा? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने 1831 को इस नियम का खोज किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा? माइकल फेराडे साहब, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। लेंज का नियम पालन करता है, लेंज का नियम जो पालन करता है वो करता है ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, प्रतिरोध आए, धारितीय प्रतिघात आए, सबका भाई जो वो होता है वो जाता है ओम, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो 26 का सही जवाब आप लगा सकते हो डायनेमो या विद्युत जनित्र, डायनेमो या फिर इसको विद्युत जनित्र भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मोटर बोल देते हैं। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिबाधा भी तो मैंने बताया, ओम लगा दो ना जी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? मान होगा, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है तो वो हो जाता है कौन सा भाई? अधिकतम पूछा गया है तो आप लगा सकते हो रेडियो तरंगे, भाई ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होता है? तो यह होता है SM इनवर्स, याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। प्रकाश तंतु की संचार जो है वो किस घटना पर आधारित? ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ
साथ अपूर्णांक का मान क्या होता है, तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ा तो अपूर्णांक में क्या परिवर्तन होता है, यह घट जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। क्या जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो यह भी घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है। सूर्य के जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है वो होता है सतत, भाई सतत। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 33 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है, वो हो जाती है बामर श्रेणी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, या इनमें से कोई नहीं, तो बीटा किरणें तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 का सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप कमेंट करके बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और आप बताना कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, यानी कि आपको पहले से कितना पता था, जरूर कमेंट करके बताना। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, मिलते हैं।